नमस्ते विद्यार्थियों, मैं किशोर चौधरी। टॉपिक चल रहा था आपका डाइज वाला, गन वाला और गनाब वाला टॉपिक चल रहा था। यानी अपन बात कर रहे थे पासा के बारे में। पासा के जितने भी आपके एक सतह पर या दो सतहों पर या पासे को तोड़ना या पासे को जोड़ना और जोड़कर वापस पासे का निर्माण करना या कोई पासे का मिसिंग नंबर है उसको ढूंढना, इन क्वेश्चनों में अपन ने डिस्कस किया था। आज पासे का सेकंड पार्ट लेंगे जिसमें बताएंगे कि जो कोई बड़ा पासा होता है जो आपके घन की आकृति का या घनाभ की आकृति का हो सकता है, इस पासे को छोटे छोटे भागों में यदि तोड़ दिया जाता है तो छोटे छोटे कितने भाग प्राप्त हो सकते हैं, और यदि वो पासा आपका रंगीन है तो उसकी कितने सतहों पर रंग आ सकता है। तो इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, जो पासा होता है मुख्य रूप से दिखने में बात कर रहा हूँ ना, जो पासा है दिखने में आपका दो प्रकार का होता है जिनके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। यानी दिखने में कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका घन की आकृति का और दूसरा होता है आपका घनाभ की आकृति का। घन और घनाभ की आकृति का होता है। घन की बात करूंगा तो जो घन होता है वो आपके वर्ग के समान व्यवहार करेगा। जिस प्रकार से आप व्यवहार वर्ग को कैसे डेफिनेशन देते हो वही चीज़ आपकी घन के अंदर होगी, और जिस प्रकार से आप आयत को देखते हो उसी प्रकार से आपका घनाभ होगा। यानी आयत की आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है, तो उसी प्रकार से घन की आमने सामने की जो सतहें होती हैं, जो पृष्ठ होते हैं वो एक समान होते हैं, और वर्ग की सभी भुजाएं एक समान होती है, तो घन की सभी सतहें सभी पृष्ठ एक समान होते हैं। घन आपको दिखने में इस प्रकार से दिखेगा। आप जब इसको देखोगे तो आपको सारी सतहें एक जैसे नहीं एक समान दिखाई देगी आप लोगों को। जैसे आप लूडो गेम खेलते हो तो लूडो में जिस आप बीट का यूज करते हो और जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं वो आपके इसी प्रकार से दिखती है। अब देखो यहाँ से देखने पर आपको सारी सतहें एक समान दिखाई दे रही है, सारी पृष्ठ इसके ना वो आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका घन कहलाता है। और इसकी प्रत्येक जो भुजा है, जितने भी इसकी भुजा है, ये सारी भुजा भी एक समान होगी, तो वो आपका घन कहलाएगा। घन और घनाभ में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इनकी आकृति में थोड़ा सा चेंज होता है आपका। घन की सभी भुजाएं एक समान होती हैं, लेकिन घनाभ की आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं। घनाभ की आमने सामने की सतह और पृष्ठ होंगे वो एक समान होंगे, जबकि घन की सभी सतह एक समान होती हैं। आप इन दोनों का डायग्राम देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब इन दोनों में समानता क्या होती है, इन दोनों में क्या समानता हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैं यदि सतह की बात करूँ कि इनमें दोनों में कितने सतह या पृष्ठ होते हैं, तो आप दोनों के लिए इक्वली होगा आपका ना। यानी घन हो चाहे घनाभ हो, इन दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतह होती है आपकी। किनारे की बात करूंगा तो इन दोनों में 12 किनारे होते हैं आपके। 12 किनारे का मतलब देखो, ये जो आपके ना लाइनिंग आ रही नहीं आ रही है, इसे लाइनिंग अपन क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे। तो 4 तो ऊपर हो गए, 4 ये आपके नीचे हो गए और 4 कोनों में हो गए। इसी प्रकार से घनाभ के अंदर भी ये होगा, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 कोनों में हो गए। तो घन हो चाहे घनाभ हो, उनमें सतह या पृष्ठ तो आपके होते हैं 6, और किनारे कितने होते हैं आपके? 12। और इन दोनों में जो कोण होते हैं, जहाँ पर आपका कोण बनता है, नहीं जहाँ पर 2 भुजा या 3 भुजा या 3 सतह आपस में मिलती है, जहाँ पर आपका कोण बनता है, वो कुल भाग कितने होते हैं? वो कुल भाग आपके 8 होते हैं। 4 तो आपको ऊपर दिखाई देंगे और 4 ही आपको नीचे दिखाई देंगे, जहाँ पर आपके कोण बन रहे हैं। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, इन दोनों के अंदर ही आपके 8 कोण बनेंगे। 4 तो ऊपर बनेंगे और 4 ही कहाँ पर बनेंगे? 4 ही आपके नीचे वाले भाग पर बनेंगे। तो इसमें जो कोण बनते हैं वो कोण कितने बनेंगे आपके? 8 बनेंगे। तो घन और घनाभ में ये 3 चीज आपकी इक्वल होती है। सतह या पृष्ठ आपके दोनों में 6 होते हैं, किनारे दोनों के अंदर 12 होते हैं, और कोण दोनों के अंदर कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी जो है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। जो घन है वो वर्ग के भांति व्यवहार करेगा और जो घनाभ है वो आयत के भांति व्यवहार करेगा। अब आयत की डेफिनेशन क्या होती है? आयत को आप ऐसे लिखते हो ना कि जिसकी आमने सामने की सतह बराबर होती है, वो आपका आयत कहलाता है। उसी प्रकार से जिनके आमने सामने की पृष्ठ या आमने सामने की सतह एक समान होती है, वो आपका घन कहलाता है। और घनाभ है वो वर्ग के जैसे व्यवहार करेगा। वर्ग में क्या होता है आपका कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? एक समान होती है।
जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, एक समान, वो क्या कहलाएगा आपका, वर्ग कहलाएगा। तो घन के अंदर भी सभी जो सतह हैं, सभी जो पृष्ठ हैं वो क्या होंगे आपके, एक समान होंगे। तो जिसकी सभी सतह या सभी पृष्ठ एक समान होते हैं वो आपका घन कहलाता है, और जिसकी आमने सामने की सतह या पृष्ठ एक समान होते हैं वो आपका घनाभ कहलाता है। तो देखो विद्यार्थियों, घन या घनाभ की मैं बात करूंगा, चाहे घन हो या घनाभ हो। अभी यहाँ पर आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, या मैं क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, यहाँ बात करूँगा मैं आयतन की। देखो आयतन में और क्षेत्रफल में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। आयतन और क्षेत्रफल में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ समझनी है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसके पूरे भाग का जो कवर्ड एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। और घन का, आयतन का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी वस्तुएं समा सकती है, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर कितनी चीज़ें और समा सकती है या उसके छोटे छोटे कितने भाग कर सकते हैं, वो आपका आयतन कहलाता है। आयतन का मतलब होता है किसी भी क्षेत्रफल का आधार का क्षेत्रफल, किसी भी भाग का आपको आयतन निकालना तो उसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है आपका, यानी आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आयतन निकल जाएगा। जैसे मैं घन की बात कर रहा हूँ तो घन का आयतन क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका क्या बनता है आपका, एक वर्ग बनता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो आप कह सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो घन है, घन की सभी भुजाएं एक जैसी है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान है, तो आप इसको भुजा इंटू भुजा भी कह सकते हो आप लोग, या कह सकते हो क्या, भुजा का क्यूब कह सकते हो, भुजा का क्यूब कह सकते हो आप लोग। तो इसका जो आयतन होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, भुजा का क्यूब हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, घन की बात कर रहा हूँ। देखो फॉर्मूला इन दोनों का सेम ही होता है, आयतन का फॉर्मूला सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे आपका घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो। आपको आयतन का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, जो उसका बेस होता है, बेस का एरिया, उसको ऊंचाई हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आयतन निकल जाता है। तो देखो किसी भी चीज़ का आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, यदि उसमें लंबाई और चौड़ाई है तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे तो आधार का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आयतन आ गया। अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान होती है, क्योंकि घन की सभी भुजाएं एक समान होती है, तो मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को भुजा इंटू भुजा लिखा तो हो गया भुजा का क्यूब। तो ये हो गया आपका आयतन। यदि मैं घनाभ की बात करूंगा तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, आयतन का फॉर्मूला वही रहेगा सेम ही आपका, कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो घन की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में अलग अलग होगी। तो आपने लंबाई को ऊंचाई से गुणा करके और आपने चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आयतन आ गया। आयतन हमेशा होता है वो क्यूब में मापा जाता है। आप सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, मीटर क्यूब ले सकते हो, किलोमीटर क्यूब ले सकते हो। यानी आयतन का जैसे वैल्यूज के पीछे क्यूब लगा हुआ होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो इस क्यूब का मतलब ये होता है कि वो आयतन को परिभाषित कर रहा है, आयतन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर आपका। तो जब भी किसी राशि के पावर के रूप में 3 आ जाता है तो इसका मतलब वो जो आपको चीज़ दे रखी है वो आयतन के रूप में दे रखी है। यदि नाम लिखा हुआ भी नहीं होता कि आयतन इतना है तो भी आप लोग पहचान सकते हो। और यदि मैं यहाँ पे 320 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं तो सेंटीमीटर जो होता है वो हमेशा क्षेत्रफल को शो करता है। किसको करता है? क्षेत्रफल को शो करता है। यानी किसी भी वैल्यूज के पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, या मीटर स्क्वायर लगा हुआ है या किलोमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्षेत्रफल को डिफाइन कर रहा है, क्षेत्रफल को परिभाषित कर रहा है। तो आप यहाँ से पहचान कर सकते हो यदि नाम लिखा हुआ ना है कि आयतन इतना है और डायरेक्टली आपको वैल्यू दे कि 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब वो आपको आयतन दिया हुआ है, वहाँ पर आपका क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। और यदि किसी भुजा का माप दिया गया है, ये आपका परिमाप या परिमिति दी गई है, तो उसमें कभी भी स्क्वायर या क्यूब नहीं आता है, वो यूँ आएगा 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर है। तो जब भी 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर यानी किसी भी इकाई की घात कुछ भी नहीं होती है, इसका मतलब उसमें क्या दे रखा है आपका, या तो उसकी भुजा का माप दे रखा है या उसका परिमाप या
उसकी परिमिति दे रखी है, क्योंकि परिमाप या परिमिति का मतलब होता है कि उसकी सभी भुजाओं का योग कितना है। तो सभी भुजाओं को, जैसे मैं यहाँ पर वर्ग की बात करता हूँ तो वर्ग की सभी भुजाओं को जोड़ देता हूँ। तो वर्ग की सभी, जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है आपकी, तो सभी को जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्या इसका परिमाप है। तो परिमाप या परिमिति का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग कर देना। तो एक भुजा का माप दे दें या सभी भुजाओं का जोड़ का माप दे दें तो उसमें कभी भी स्क्वायर या क्यूब नहीं आता है। तो जब भी किसी भी इकाई में सिंपल मान दिया हुआ सेंटीमीटर या मीटर में, इसका मतलब या तो उसकी भुजा का माप है या उसका परिमाप या परिमिति है। यदि आपका माप के अंदर स्क्वायर दे रखा है, जैसे 320 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसका मतलब वहाँ पर आपको क्षेत्रफल की इकाई दे रखी है। और यदि आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कोई राशि दे रखी है, इसका मतलब उसमें आयतन दे रखा है। तो इस चैप्टर में अपन सिर्फ और सिर्फ आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक राशि को, एक बड़ी कोई चीज़ है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है या छोटे भागों को मिलाकर बड़ा भाग बनाया जाता है, बड़ी राशि बनाई जाती है, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी जैसे मैंने कहा आप लोग सभी, यानी एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और मैंने कहा सभी 20 विद्यार्थी 1-1 लीटर पानी की बोतल अपने साथ में लेके आएंगे। आप 20 जने 20 पानी की बोतल लेके आए, मेरे पास में एक बड़ी टंकी है और मैंने 20 की 20 बोतल उस टंकी के अंदर डलवा दी और टंकी फुल भर गई। तो मैंने पूछा बताओ उस टंकी का आयतन क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि टंकी में 20 बोतलों का जो पानी था और वो 20 बोतलें 1-1 लीटर की थी, उनका सारा पानी उस टंकी के अंदर आ गया और टंकी पूरी भर गई आपकी। तो आप कह सकते हो कि 20 बोतलों का जितना आयतन था उतना ही आयतन उस टंकी का होगा। यानी 20 बोतलों का आयतन कितना हुआ, क्योंकि प्रत्येक बोतल आपकी 1 लीटर की है तो 20 लीटर हो गया आपका इन सब का आयतन। तो उस टंकी का आयतन भी कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। या वो टंकी आपकी भरी हुई है, उस टंकी से मैं 1-1 लीटर की 20 बोतलें भर देता हूँ और टंकी पूर्णतः खाली हो जाती है। तो मैंने पूछा बताओ उस टंकी का आयतन क्या होगा। तो आप कहोगे इस टंकी में जितना भी पानी था सारा पानी 20 बोतलों में आ गया और 20 बोतलों का आयतन है वो 20 लीटर है, यानी उस टंकी का आयतन भी कितना होगा आपका, 20 लीटर होगा। यानी एक बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु में तोड़ दिया जाता है या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बड़ी वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है, तो उसके आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो घन में क्या होता है, जैसे घन की मैं एक भुजा का मान दे दूं कि घन की एक भुजा आपकी कितनी है, एक भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान होती है, तो आपको सिर्फ एक भुजा का माप दिया हुआ मिलेगा, तीनों भुजों का माप दिया हुआ नहीं मिलेगा। तो जिस क्वेश्चन में एक भुजा का माप दिया हुआ मिल जाए और पूछ ले उसका आयतन क्या होगा, इसका मतलब वहां पर घन नाम दिया हुआ नहीं है, तो भी आप लोग समझ सकते हो कि वो घन का आयतन आपसे पूछ रहा है। और यदि भुजा का माप आपको यूँ दे दे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो कि 3 भुजा का माप दे रखा है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का माप आपका अलग अलग है। इसका मतलब वो घनाभ की बात कर रहा है। यदि क्वेश्चन में घनाभ लिखा हुआ नहीं भी आए हैं और यहाँ पर 3 माप दे दें तो भी आप लोग पहचान सकते हो कि तीनों माप अलग अलग है। इसका मतलब वो घनाभ की बात कर रहा है, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 3 माप दे दिया। और यदि एक माप दिया हुआ मिलता है, यदि घनाभ नाम लिखा हुआ नहीं है, तो भी आप पहचान सकते हो कि वो घनाभ की बात कर रहा है। देखो विद्यार्थियों, जैसे मैंने कहा एक केक था और एक केक था आपका वो 1 पौंड का था, या मैं कह सकता हूँ 1 किलो का था वो केक आपका। अब उस एक केक को मैंने क्या करा, मेरे पास में 20 विद्यार्थी थे, तो मैंने उन 20 विद्यार्थियों को उस केक को बांट दिया। तो मैंने कहा बताओ प्रत्येक विद्यार्थी के पास में कितने कितने ग्राम वो केक आया आपका। अब आपको बता कि केक टोटल कितना था आपका, केक टोटल था आपका कितना, 1 किलोग्राम था। 1 किलोग्राम को यदि मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी 1000 ग्राम मेरे पास में पूरा केक था। मैंने उस केक को क्या करा, 20 जनों में बांट दिया, बराबर मात्रा में मैंने बांटा। तो मैंने क्या करूँगा, इसमें 20 का भाग लगा दूंगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में कितना ग्राम गया था आपका, 50 ग्राम केक चला गया।
तो क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जितनी क्वांटिटी गई उसका मान आपने निकाल लिया। या आपसे ऐसा भी पूछ ले कि एक केक था जो कि 1 किलोग्राम का था, उस केक को कुछ विद्यार्थियों में बांट दिया और यदि प्रत्येक विद्यार्थी के पास में 500 ग्राम केक पहुंचा तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब आपको पता है कि कुल केक कितना था आपका, कुल केक आपका 1 किलोग्राम था और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अभी 1000 ग्राम आपके पास में कुल था और आपने कितने बांटा, 50 ग्राम बांटा। एक जने को आपने 50 ग्राम ही दिया, एक जने को जो दिए ना 50 ग्राम दिए, तो 1000 ग्राम में वो 50 ग्राम के कितने भागों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने 1000 में 50 ग्राम का भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20 बार, यानी 20 जनों को बांधा। तो कितने विद्यार्थी हो गए आपके, 20 विद्यार्थी हो गए। तो आप विद्यार्थियों की संख्या भी निकाल सकते हो और उनकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। यानी एक बड़े घन को छोटे घन में विभाजित कर दें, ठीक है ना, और पूछ लें कि कुल कितने घनों का निर्माण होगा, तो बड़े की भुजा में छोटे की भुजा का माप लगा देना और उसका क्यूब ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। तो कुल संख्या आपकी निकल जाएगी। यानी आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखो आपको कभी भी कुल संख्या पूछ ले, जैसे मैंने अभी निकाला ना कि कुल कितने विद्यार्थियों में वो केक बंट गया, तो आपने निकाला 20 विद्यार्थियों में बंट गया। तो जब भी आपको कुल संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो जब भी आपको कुल संख्या ज्ञात करनी है तो बड़े का जो आयतन है, बड़े भाग का आयतन है, उसमें किसका भाग दोगे, बड़े भाग का आयतन में छोटे भाग के आयतन का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। यानी छोटा भाग जो है उसके आयतन का भाग देना आपको, तो क्या निकल जाएगा आपका, कुल संख्या निकल जाएगी। और यदि कुल संख्या आपको दे रखी है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, और बड़े का आयतन दे रखा तो छोटे का आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने कहा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी आपको। आयतन पहले आप आयतन निकालना सीखोगे तो उनके छोटे भाग में निकालोगे। अब देखो आपको आयतन निकालना है तो आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है आपका। अब यहाँ पर एक ही भुजा दे रखी, इसका मतलब वो घन की बात कर रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ भी घन का आयतन ज्ञात करना। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान है। तो क्या करोगे आप, इस 4 का क्यूब कर दोगे और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है आपका 64। तो क्या हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आयतन हमेशा किस में निकलता है, क्यूब में निकलता है, यानी घात 3 के अंदर निकलता है। तो आपने क्या करा, इसका आयतन निकाल लिया। इसी प्रकार से यदि आपका ये घन ना दे करके घनाभ दे दें तो किस प्रकार से निकालोगे आप, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। आपको अब इस बार आयतन निकालना, किसका निकालना है, घनाभ का निकालना है। अब घनाभ का आयतन देखो, घन हो चाहे घनाभ का आयतन हो, फॉर्मूला तो आपका सेम ही है। आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन की तीनों भुजाएं समान होती है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया। इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग है तो आप लोग क्या कर दोगे, इनको अलग अलग आपस में गुणा कर दोगे। तो लंबाई है 2, चौड़ाई आपने मान ली 4 और ऊंचाई मान ली आपने 5। तो पहले 5 को नहीं, जहाँ पर आपका 10 बन सकता है तो सबसे पहले आप उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। तो मैं 5 को 2 से गुणा हो गया 10 और 10 को मैं 4 से गुणा करूँ तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपने घन और घनाभ का आयतन निकालना सीखा। अब देखो आयतन के माध्यम से आप लोग कुल संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हो, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर, एक की जगह आप 2 ले लो पहले ना, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले
छोटे छोटे घन में विभाजित कर दें तो कुल कितने घन होंगे, ये आपको बताना है कि कुल कितने घन होंगे। अब बड़े भाग से आप छोटे भाग में चेंज कर रहे हो तो कुल संख्या निकालनी है। तो कुल संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, बड़े का आयतन अपोन में छोटे का आयतन। तो बड़े का आयतन तो क्या होगा आपका, इन्हें आपको कुल संख्या निकालनी है। तो कुल का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े का आयतन देखो एक बार आप, तो बड़े का आयतन तो क्या होगा आपका, जिसकी भुजा बड़ी है वो बड़ा, जिसकी भुजा छोटी है वो भुजा आपका छोटा है। तो बड़े का आयतन क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 अपोन में छोटे का आयतन 2 × 2 × 2। तो 2 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8। तो कुल संख्या कितनी होगी 8 होगी। यानी उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले से आप 2-2 सेंटीमीटर के घन में परिवर्तन करोगे तो कुल आपको 8 भाग प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि यहाँ घन की जगह घनाभ आ जाता तो क्या होता, ये इस वाले मान को चेंज कर देते, 2, 8 और 6 सेंटीमीटर का कोई आपका एक घन है जिसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा में तोड़ दिया जाता है तो कितने घन का या कितने छोटे छोटे घनाभ का निर्माण होगा। तो क्या करोगे आप लोग, इस बड़े का आयतन 2 × 8 × 6 में किसका भाग दोगे, 1 × 2 × 3 का भाग दोगे। 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 का भाग इसमें गया, आपका पूरा 8 2 16। तो आप कहते हैं कुल 16 भाग प्राप्त हो गए। तो घन हो या घनाभ हो, इनको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ना चाहते हो और कुल संख्या ज्ञात करनी हो आपको तो क्या करोगे, बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। अब देखो यदि इसी प्रकार से कि आपको क्या है कि वहाँ पर कुल संख्या दे दें और छोटे वाले का मान आपसे पूछ लें कि छोटे वाले का मान क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर सॉरी इसका माप तो हमने निकाला, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को 64 भागों में विभाजित कर दिया जाए, 64 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्राप्त भाग की भुजा क्या होगी, भाग की भुजा क्या होगी ये आपको बताना है। भुजा की लंबाई आपको बतानी। इस बार कुल भाग कितने प्राप्त हो रहे हैं 64, ये आपको दे रखा क्वेश्चन के अंदर। बड़े वाले भाग का भुजा दे रखी है, छोटे वाले भाग की भुजा माइनस करनी है आप लोगों को। अब देखो कुल कितने भाग प्राप्त हो रहे हैं, 64 भाग प्राप्त हो रहे हैं। छोटे वाले की भुजा क्या है, छोटे वाले की भुजा है आपकी कितनी, बड़े वाले की भुजा है 4 सेंटीमीटर। छोटे वाले भाग की, छोटे वाला जो भी आपका प्राप्त होगा उसकी भुजा आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो कुल भाग जितने भी प्राप्त होते हैं, कुल भाग जितने भी प्राप्त होते हैं और बड़े वाले की भुजा आपको दे रखी है, छोटे वाले की आपको ज्ञात करनी है। जब भी छोटे वाले की ज्ञात करनी है तो क्या करोगे कि कुल भाग जो आपको दे रखे हैं उसका घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो 64 का घनमूल, घनमूल का मतलब हुआ कि 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो उसका घनमूल हो जाएगा कितना, 64 का 4 हो जाएगा। तो जब छोटे की भुजा ज्ञात करनी हो तो ये आपका जो कुल भाग आ रहा है उस भाग में बड़े वाले का क्या करना है, भाग लगा देना है। यानी कुल भाग कितने प्राप्त हुए, 64 भाग प्राप्त हुए। 64 का क्या करा आपने, घनमूल निकाला। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। उस 4 में क्या करना है, बड़े वाले की भुजा का क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो क्या मिलेगा आपका, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले की भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यदि आपको छोटे वाले की भुजा दे रखी है, बड़े वाले की भुजा आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना, छोटे से बड़े की तरफ चलना होता है। तो राशि बड़ी कब प्राप्त होती है, जब अपन गुणा करते हैं। तो उस समय क्या करना है कि कुल भाग जो प्राप्त होते हैं उनका घनमूल निकाल करके छोटे वाले की भुजा से गुणा कर दोगे तो बड़े वाले की भुजा आपको मिल जाएगी।
लेकिन यहाँ पे बड़े वाले से छोटे वाले की पूछा आपको, तो बड़े से छोटा आओगे तो बड़े मान से छोटा मान आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो बड़े का मान तो आपको दे रखा, छोटे का मान निकालना, तो इसलिए आपने भाग दे दिया। यदि छोटे का मान दिया हुआ मिलता, बड़े का मान निकालना होता, तो भाग की जगह आप क्या करते, गुणा कर देते। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार कर देता हूँ चेंज। देखो मैंने कहा यहाँ पर आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितना आपका, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा के घन को 64 भागों, 1 सेंटीमीटर भुजा, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घन प्राप्त हुए, 64 घन प्राप्त हुए। तो बड़े वाले घन की भुजा क्या थी, बड़े वाले घन की भुजा क्या थी, ये आपसे पूछ लिया, भुजा क्या थी, ये आपको निकालना है। अब देखो छोटे घन की भुजा आपको दे रखी है, बड़े घन की भुजा आपसे पूछ ली है। छोटे घन की भुजा कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर। कुल भाग कितने प्राप्त हो रहे हैं, 64 हो रहे हैं। तो सबसे पहले 64 का क्या निकालोगे, यानी जो भाग प्राप्त हो रहे हैं उनका घनमूल निकालना। 64 का घनमूल निकालो, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब बड़े का मान निकालना है, और बड़े का मान तभी निकलेगा जब छोटे को क्या कर दोगे, उस 4 से गुणा कर दोगे, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। जब छोटे घन की भुजा दे रखी हो, बड़े की ज्ञात करनी है तो 4 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, और बड़े की दे रखी है, छोटे की ज्ञात करनी है तो भाग दे दो। ठीक है ना। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका कुल भाग आ रहा है उसका घनमूल निकालना आपको आना चाहिए। अब देखो घनमूल निकालना कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है आपका, घनमूल आप आराम से निकाल सकते हो। घनमूल कैसे निकालोगे आप लोग, मैं आपको 10 तक है ना, आपका जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनाएंगे वो 10 के अंदर अंदर बनेंगे। 1 का घनमूल क्या होता है आपका, 1 ही होता है आपका। 2 का घनमूल क्या होता है, 2 का घनमूल कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। यानी 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो 8। 3 का घनमूल कितना होता है आपका, 27 होता है। 4 का जो घनमूल है वो आपका 64 होता है, और 5 का घनमूल है वो 125 होता है। 6 का घनमूल है आपका कितना होता है, 216 होता है। 7 का घनमूल है 512 होता है। 8 का घनमूल है आपका, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, 1 का घनमूल 1, 2 का घनमूल 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का गलत लिख दिया, 7 का हो जाएगा 343, 8 का 512, और 9 का घनमूल हो जाएगा 729, और 10 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। यानी आपको 10 तक घनमूल तो याद करना ही है, बाकी आगे के जो घनमूल या इसको याद करने का जो तरीका है मैं आपको एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से सारे याद करवा दूंगा। तो अभी तक आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें घनमूल याद कर सकते हैं। अब जैसे आपका यहाँ 512 आ गया तो आपको पता होना किसका 8 का है, 343 हो गया तो किसका 7 का है, 616 आ गया 216 किसका 6 का है, 125 आ गया तो किसका आपका 5 का है। ऑलमोस्ट 6 तक ही आपसे पूछे जाएंगे, इतना बड़ी मात्रा में संख्या आपको दी हुई नहीं मिलेगी। अब देखो आपने छोटे छोटे घन से बड़े घन का निर्माण किया या बड़े घन से छोटे घन का निर्माण किया, और वो रंगीन घनता आपने प्राप्त कर लिया। अब देखो विद्यार्थियों, यदि आपका रंगीन हो, जैसे कोई आपका है कि रंगीन पासा है जिसमें कलर है, कौन सा आपका कलर है, तो मैं रंगीन पासे की बात करता हूँ। यदि पासा क्या आपका रंगीन है, रंगा हुआ है। अब रंगा हुआ पासा है तो उसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है उसके बारे में अपन एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखो दोस्तों, रंगीन पासा है। अब मैं इस पासे को छोटे छोटे भाग में काटूंगा, तो जहाँ जहाँ पर आपके 3 भाग मिल रहे हैं, 3 भाग कहाँ मिलते हैं आपके, देखो 3 सतह मिलती है कोने के ऊपर। जहाँ जहाँ कोना आ रहा है वहाँ पर आपकी 3 सतह मिल रही है, यहाँ 3 सतह मिल रही है, यहाँ पर भी आपकी 3 सतह मिल रही है। तो जहाँ जहाँ आपके कोने हैं वहाँ पर आपकी 3 सतह मिल रही है, यहाँ पर भी 3 मिल रही है। तो कोने कितने आपके, कोने हैं 8, कोने कितने हैं आपके 8।
तो 3 सतह कहाँ पर मिलेगी, 3 सतह मिलेगी कहाँ पर, 3 जो सतह हैं वो मिलेगी 8 भाग के ऊपर। 8 भाग क्यों मिलेगी, क्योंकि 8 कोण है और हर कोना में तीनों सतह आपकी मिल रही है। आप जिस कमरे में या जिस रूम के अंदर बैठे हो तो देखो 3 सतह या 3 दीवारें कहाँ पर मिल रही है, कोने पे आपको मिलती हुई नजर आएगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो जिस रूम में आप बैठे उसके कोण कितने आपके 8 हैं, तो 3 सतह जहाँ पर मिलती है वो कितने भाग प्राप्त होंगे, 8 भाग प्राप्त होंगे, क्योंकि तीनों सतहों का संबंध कहाँ पर होता है, आपका कोण के ऊपर होता है। तो कोण 8 हुए तो 3 सतह कहाँ पर मिलेगी, कोणों के ऊपर। तो 3 सतह कितनी बार मिल सकती है, 8 बार मिल सकती है। तो 3 सतह जहाँ मिलेगी वहाँ 3 कलर प्राप्त होंगे, जहाँ 2 सतह मिलेगी वहाँ 2 कलर प्राप्त होगा। जैसे आपके पास में कोई रंगीन पासा है, ठीक है ना, आप उसको काटोगे तो जहाँ पर 3 भाग मिल रहे हैं वहाँ तो 3 भाग प्राप्त हो जाएंगे, जहाँ पर आपके 2 सतह मिल रहे हैं वहाँ 2 भाग ही प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये देखो 2 सतह इधर की एक इधर की, तो यहाँ से काटूंगा तो 2 भाग ही प्राप्त होंगे। तो जहाँ पर आपकी 2 सतह प्राप्त होती है, कितनी सतह प्राप्त होती है, 2 सतह या 2, तो जहाँ पर 3 सतह प्राप्त होती है वहाँ पर 3 कलर प्राप्त होगा। यानी जहाँ 3 सतह मिलेगी वहाँ 100% 3 कलर प्राप्त आपको होंगे। जहाँ पर 2 सतह मिलेगी, जहाँ पर 2 सतह मिलेगी वहाँ पर 2 कलर प्राप्त होंगे। और जहाँ एक सतह आपकी, जहाँ क्या आपकी एक सतह है वहाँ पर आपको कितने कलर प्राप्त होंगे, 1 कलर प्राप्त होंगे। तो एक सतह का मतलब तो क्या हुआ, पस्ट। जब भी मैं एक सतह की बात करूँगा तो पस्ट काउंट होंगे आपके। तो पस्ट कुल कितने हुए, पस्ट आपके 6 हैं तो यहाँ पर आप 6 लोगे, ठीक है ना। पस्ट कितने आपके 6, तो आप क्या लोगे, 6 लोगे। और जहाँ पर 2 सतह मिलती है तो 2 सतह में से किनारों के ऊपर मिलती है, और किसी भी पासे में टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 2 का जब भी मैं नाम लूँगा कि 2 कलर प्राप्त करना, इसका मतलब आपको वहाँ 12 सतहों पे ध्यान देना है। और जहाँ पर मैं एक कलर की बात करूंगा वहाँ पर आपको सतहों पर ध्यान देना, पस्ट के ऊपर ध्यान देना, तो 6 होते हैं। और जहाँ पर मैं 3 कलर की बात करूंगा वहाँ पर आपको 8 पे ध्यान देना, क्योंकि 3 सतह जहाँ मिलती है वो कोने होते हैं और कोने आपके 8 होते हैं। तो आपको 3 सतहों का मतलब आपके माइंड में 8 होना चाहिए, 2 सतहों का मतलब 2, यहाँ जितनी सतह बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर रंगीन पासा है तो वहाँ सतहों का मतलब कलर होगा आपका, ठीक है ना। जैसे आपके एक पासे में 6 सतह होती हैं तो कलर आप मैंने इसको रेड कलर से रंगा दिया तो वो कितने हो गए आपके, यानी 6 भाग है, 6 भाग रेड कलर के। तो मैंने कहा बताओ 3 सतहों पर लाल रंग कैसे प्राप्त होगा या कितने भाग पे प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 सतह कहाँ मिल रही है, 3 सतह मिल रही है कोने के अंदर। तो कोने कितने, 8 कोने, तो 8 भाग प्राप्त होंगे। मैंने कहा 2 सतहों पर लाल रंग आना, तो 2 सतह यानी 2 सतह आपस में कहाँ मिलती है, जहाँ पर किनारे होते हैं ना वहाँ पर 2 सतह आपस में मिलती है। आप जिस रूम में देखो आपके किनारा आपको नजर आ रहा है ना, वहाँ पर देखना 2 सतह आपस में मिलेंगे, 2 पस्ट आपस में मिलेंगे। तो जहाँ पर 2 सतह मिलती है वहाँ पर 2 कलर प्राप्त होंगे। तो यूँ आ गया कि लाल रंग 2 सतहों पर प्राप्त होना, उसका मतलब आपको वहाँ जहाँ किनारे होते हैं उस किनारे के ऊपर ध्यान देना, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। तो किनारे कितने हुए, 12 किनारे हुए। एक सतह पर रंग आना, मैंने कहा किसी पासे को, बड़े पासे को छोटे भाग में काट देता हूँ तो एक सतह पर लाल रंग प्राप्त होना। तो एक सतह पर लाल रंग प्राप्त होना कब पॉसिबल होगा, जितने उनके पस्ट होंगे, जितने उनके पस्ट होंगे उतने ही भाग आपको प्राप्त हो जाएंगे, उनके माध्यम से आप आंसर निकाल दोगे। तो एक सतह के लिए 6 याद रखना है क्योंकि पस्ट आपके 6 होते हैं। 2 सतहों के लिए किनारे याद रखना जो कि आपके 12 होते हैं, और 3 सतहों के लिए आपको कोण याद रखना जो कि आपके 8 होते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, एक रंगीन पासा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, तो रंग कैसे प्राप्त होता है उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो एक रंगीन पासा है जिसको छोटे भाग में काट दिया जाए तो 3 सतहों पर रंग प्राप्त होना, कितने सतहों पर, 3 सतहों पर, 3 सतहों पर रंग प्राप्त होना क्या होगा आपका 8 है, फिक्स है इसका। तो कि 3 सतहों पर रंग प्राप्त होना, तो कोणे कितने 8 है, तो इनका मान भी कितना होगा आपका 8 फिक्स है। 3 सतहों पर रंग प्राप्त होना हमेशा इसका मान कितना आएगा आपका 8 आएगा। सेकंड चीज, 2 सतहों पर रंग प्राप्त होना, कितना हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 12n-2, 12n-2। अब यहाँ पर ये n क्या चीज़ है, अभी n के बारे में भी आपको बताऊंगा। n का मान मतलब ये है कि उस पासे को कितने छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया है, वहाँ से अपन n का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 सतहों पर रंग प्राप्त होना, 2 सतहों पर रंग कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ पर आपके किनारे होते हैं, किनारे आपके 12 हैं। तो जो भी जहाँ पर भी आपको 2 सतहों पर रंग निकालना तो वहाँ 12 यूज करोगे, और n-2 कितने भाग थे उसको उसके गुणा कर देंगे। एक सतह पर रंग प्राप्त होना, एक सतह पर
रंग प्राप्त होना, तो जब भी एक सतह पर रंग प्राप्त होना होता है तो उसमें क्या करो, एक सतह पर रंग का मतलब अपन क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, सतह लेते हैं, तो 6n-2 जितने भाग होंगे उन भाग का क्या कर दोगे आप लोग, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके आप मान निकाल दोगे। और एक भाग पर भी रंग प्राप्त नहीं होगा ना, रंगहीन सतह प्राप्त होना, यानी किसी भी एक भाग पर भी रंग नहीं होना आपका, तो उसके लिए क्या करोगे, n-2 का क्या कर दोगे, क्यूब, जो बीच वाला भाग होगा, क्योंकि सारी सतह आप काट दोगे तो बीच में जो भाग बच जाएगा वो रंगहीन भाग होता है, क्योंकि पेंट आपका ऊपर होता है बीच में नहीं होता है, तो बीच वाला भाग रंगहीन होगा, तो क्या हो जाएगा, n-2 का क्यूब हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चाहे कलर एक प्रकार का पेंट कर रखा हो, चाहे 2 प्रकार के पूरे पासे पे पेंट कर रखे हो, या 3 प्रकार के पेंट कर रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजी आंसर निकाल सकते हो। बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस पहले वाले का आंसर तो आपका फिक्स है कि 3 सतहों पर रंग प्राप्त होना, 8 भाग प्राप्त होते हैं। 2 सतहों पर रंग होना कि 2 सतह का होती है जहाँ किनारे मिलते हैं, तो किनारे होते हैं 12, तो 12 n-2 हो जाएगा। एक सतह पर रंग प्राप्त होना, एक सतह का मतलब होता है पृष्ठ सिंगल भाग, तो कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 6, तो 6n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। और रंगहीन जिसकी एक भी सतह पर रंग नहीं होता वो होता है n-2 का क्यूब। अब n का मान कैसे निकालोगे, जैसे मैंने कहा एक बड़ा पासा है, उसको मैंने छोटे छोटे 64 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, 64 भागों में विभाजित कर दिया। तो कितने भाग थे, 64 थे, तो 64 का क्या कर दोगे आप, घनमूल निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये जो घनमूल निकालोगे वही n का मान हो जाएगा, वही आपका n होगा। या कोई बड़ा पासा है, मैंने कहा जैसे बड़ा पासा आपका 5 सेंटीमीटर का कोई पासा है, या 6 सेंटीमीटर का कोई पासा है। अब 6 सेंटीमीटर के पासे को मैंने किस में चेंज कर दिया, 2 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 6 को नहीं। यदि आपको बड़े पासे का भुजा दे रखी है, बड़े की भुजा दे रखी है और छोटे की भुजा भी आपको दे रखी है, तो और आपको n का मान निकालना हो, उस समय आपको कुल पासे कितने दे हैं प्राप्त हुए वो नहीं दे रखा हो, बड़े का मान दे रखा हो और छोटे का मान दे रखा हो। बड़े का घन की भुजा दे रखी है, छोटे घन की भुजा दे रखी है, और n का मान निकालना हो तो बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दे दो, n का मान निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा बड़े वाले की भुजा 6 है और छोटे वाले की भुजा 2 है, तो 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और यही आपका n का मान होगा। तो या तो आपको कुल संख्या दी हुई मिलेगी, तो कुल संख्या आपको दी हुई है तो उस कुल संख्या का क्या कर दोगे, घनमूल निकाल दोगे, तो वो n का मान हो जाएगा। यदि कुल संख्या दी हुई नहीं है, एक पासा बड़ा है उसकी भुजा दे दी, एक छोटे वाले पासे की भुजा दे दी, तो आपको कुल संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, बड़े पासे की भुजा में छोटे पासे की भुजा का भाग दे दो तो आपका n का मान निकल जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर n का मान ही निकालना है। तो n का मान कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपके समझ में आ गई होगी।